नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए लागत की 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे राज्य के विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए विशेष दिन बताया। लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी दलों के 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक स्थगित की गई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बांग्लादेश की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर ढाका पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुणे में लोहेगांव में वायुसेना केंद्र में आयोजित विमानों के हवाई करतब में शामिल हुए और वायुसेना के योद्धाओं से बातचीत की। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुरक्षा बलों के अनुकरणीय योगदान की सराहना की। अमेरिका ने चीन में मानवाधिकारों के चिंताजनक रिकॉर्ड को देखते हुए पेइचिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स के कूटनीतिक बहिष्कार की घोषणा की। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जनोत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल का प्रश्न था, 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए महान स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है, जो काबुल में अस्थायी निर्वासित भारत सरकार के राष्ट्रपति भी थे? इसका सही जवाब है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। आकाशवाणी को देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। आज के भाग्यशाली विजेता हैं जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिसर पुदुचेरी के पी मुरली कृष्णा रेड्डी। मेरा नाम पेद्दिरेड्डी मुरली कृष्णा रेड्डी है। मैं पुदुचेरी की ओर से अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी की समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पिछले 40 साल से आकाशवाणी समाचार सुनता हूँ। मुझे इसमें प्रसारित होने वाली श्रृंखला आजादी का सफर बहुत पसंद और ज्ञानवर्धक लगता है। पुदुचेरी की आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। वरदराज कैलास सुब्बैया, सुब्रमण्य भारती, भारतीदासन और अरविंदो घोष ने आजादी का लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं भारत देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज में आज का प्रश्न, ब्रिटेन के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह में नुपिलॉन यानी महिलाओं के युद्ध में किस राज्य की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। ब्रिटेन के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह में नुपिलॉन यानी महिलाओं के युद्ध में किस राज्य की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in।
एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। एम्स और ICMR रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। 5 वर्ष पहले इन परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद आज उनका उद्घाटन करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री ने इसे राज्य के विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए विशेष दिन बताया। उन्होंने कहा कि जब देशवासियों ने मुझे 2014 में देश की सेवा करने का मौका दिया तो उर्वरकों का उत्पादन अपर्याप्त था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में उर्वरक की कमी को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में रोजगार पैदा करने में मददगार होंगी। हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने 30 साल से बंद पड़े उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करके असंभव को संभव कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम मोदी है तो मुमकिन है के नारे का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश बीमारियों से ग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी। अब एम्स और ICMR का क्षेत्रीय केंद्र पूर्वांचल की स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में कोविड प्रबंधन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 17 करोड़ लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र है देश की ताकत। सबके प्रयास से बढ़ता है देश का सामर्थ्य। देश की प्रगति को मिले नई गति, नई शक्ति। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर वो व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता
10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी दलों के 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर हंगामे के कारण पहले 2 बजे तक, फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज जैसे बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। मानसून के पिछले सत्र के अंतिम दिन 11 अगस्त को सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार के लिए इन सदस्यों को वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान 29 नवंबर को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़कों को बनाते समय ये ध्यान दिया जा रहा है कि बाजारों, अस्पतालों और स्कूलों तक इनकी आसान पहुंच हो। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि केंद्रीय योजना के पहले चरण में सड़क संपर्क पर ध्यान दिया गया और अगले चरण में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर काम होगा। भाजपा संसदीय दल की आज बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को सदन से निष्कासित किए जाने के सवाल पर श्री जोशी ने बताया कि उन्हें निलंबित किए जाने के बारे में स्पष्ट बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों ने जो कुछ भी किया है वो रिकॉर्ड में दर्ज है। श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के काशी में पार्टी के जिला और मंडल अध्यक्षों की एक बैठक को संबोधित करेंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण इसमें देरी हुई है। मैंने कुछ दिन पहले मिशन ओलंपिक कमेटी का गठन कर दिया है ताकि 2024 के ओलंपिक्स की भी हम तैयारी पहले से कर पाएं और उसमें भी खिलाड़ियों को उसका बड़े रूप में हिस्सा रखा गया है। जहां तक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाने के लिए नींव पत्थर भी रखा। मणिपुर के इम्फाल में ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, लेकिन आप देखेंगे इसमें प्रगति बहुत तेजी से होगी और देश को अपनी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलेगी। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत ने बहुत से पदक जीते हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मिशन ओलंपिक सेल खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में बताया कि प्रसार भारती देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को बंद नहीं करेगा। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि देश भर में आकाशवाणी के 500 प्रसारण केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के माध्यम से एफएम, सैटेलाइट रेडियो जैसी वैकल्पिक प्रसारण तकनीकों को समय समय पर चरणबद्ध किया जाता है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरू में आकाशवाणी का एफएम केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पुणे के लोहेगांव में वायुसेना केंद्र के दौरे पर हैं। वे वायुसेना केंद्र में आयोजित हवाई करतब कार्यक्रम में शामिल हुए और वायुसेना योद्धाओं से बातचीत भी की। फ्लाई पास्ट में कुल 27 विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने भाग लिया। 17 जगुआर विमानों ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की झलक दिखाते हुए 75 के अंक की आकृति बनाई। राष्ट्रपति कल मुंबई में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 128 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय करीब 95,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में 85% से अधिक पात्र लोगों को कोविड की पहली खुराक दिए जाने पर देशवासियों को बधाई दी। कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा है कि ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है।
वायरस का ये वेरिएंट अगर फैलता है, लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, मोर्टालिटी नहीं बढ़ेगी। इसमें एक रे ऑफ होप है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना है। संदेश यह है, हम ये ना भूलें कि हमें मास्क नहीं लगाना है, हम ये ना भूलें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। ओमिक्रॉन का डाटा अभी बहुत ही लिमिटेड है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को माइल्ड इन्फेक्शन, हल्का फीवर, गले में खराश। WHO का डेटा है कि 50 से ज्यादा कंट्री में रिपोर्टेड है, डेथ नहीं हुई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए लागत की 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे राज्य के विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए विशेष दिन बताया। लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी दलों के 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बांग्लादेश की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ढाका पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुणे में लोहेगांव में वायुसेना केंद्र में आयोजित विमानों के हवाई करतब कार्यक्रम में शामिल हुए और वायुसेना के योद्धाओं से बातचीत की। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुरक्षा बलों के अनुकरणीय योगदान की सराहना की। और अमेरिका ने चीन में मानवाधिकारों के चिंताजनक रिकॉर्ड को देखते हुए पेइचिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के कूटनीतिक बहिष्कार की घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 15 से 17 दिसंबर के बीच बांग्लादेश की यात्रा से पहले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला उच्च स्तरीय दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए बांग्लादेश पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे ढाका स्थित विशेष संवाददाता से। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज ढाका पहुंचे। विदेश सचिव आगामी 15 से 17 दिसंबर के बीच बांग्लादेश विजय समारोह में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा की तैयारी के लिए ढाका की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन के साथ बैठक करेंगे। कल बुधवार को उनका प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष मना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। कालापानी में यातनापूर्ण 5 वर्ष सहित 17 वर्ष की कैद और 2 बार जेल तोड़ने का साहस तो महान स्वाधीनता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के जीवन की कठिनाइयों की झलक मात्र है। योगेंद्र का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब में काम कर रहे अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। योगेंद्र शुक्ल कई वर्ष तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के
वरिष्ठ सहयोगी, मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहे। उन्होंने बिहार में संगठन बनाने का फैसला भी किया। (1932) में ब्रिटिश जासूस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेज दिया गया। साथ ही कैदियों के साथ वे तेल निकालने के लिए बैलों की तरह मिलों में जुटे रहते थे। योगेंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार के विरोध में जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। कालापानी में 5 वर्ष की सजा के बाद योगेंद्र शुक्ल को कारागार भेज दिया गया। मार्च 1938 में वो हजारीबाग जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद योगेंद्र शुक्ल इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन शीघ्र ही जयप्रकाश नारायण के समझाने पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। ऑल इंडिया किसान सभा की सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनने के बाद 1940 में योगेंद्र शुक्ल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो उन्होंने जेल से ही इसमें हिस्सा लिया। साहसिक कदम उठाते हुए वे जयप्रकाश नारायण और अन्य सहयोगियों के साथ मध्य रात्रि को जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। चूंकि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, इसलिए योगेंद्र शुक्ल ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और गया तक करीब 124 किलोमीटर दूरी तय की। योगेंद्र ने मुजफ्फरपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय उनके कुछ साथी मुजफ्फरपुर जेल में कैद थे। यहाँ भी योगेंद्र ने जेल तोड़ने में उनका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी पर बड़े इनाम की घोषणा की थी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें छल के सहारे गिरफ्तार किया। उन्नीस 1946 में स्थानीय सरकार के दबाव में अंग्रेजों ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया। स्वतंत्रता के बाद 1958 में योगेंद्र शुक्ल को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। विधान परिषद के सदस्य के रूप में वे 1960 में मृत्यु पर्यंत गरीबों के हित के लिए सक्रिय और मुखर रहे। राष्ट्र के लिए उनके प्रेम और समर्पण को याद रखना ही संभवतः मातृभूमि के उस महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज बाघा जतिन की जयंती भी है। जतेंद्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। उन्हें बाघा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर से लड़कर गांव वालों को बचाया था और कटार से बाघ को मार गिराया था। श्री अरबिंदो ने जतिन को सीक्रेट सोसाइटी बनाने का निर्देश दिया। वो सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से जानी गई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अनेक युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, आमरा मोरबो जगत जाग पे, मतलब हम राष्ट्र को जगाने के लिए बलिदान देंगे। वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने विदेशी सहायता मांगी। वे समूह में बालेश्वर के निकट हथियारों की खेप लेने जा रहे थे, लेकिन इस खेप की भनक एजेंट को मिल गई और अंग्रेजों ने समूह पर हमला कर दिया। जतिन और उनके समूह के सदस्य बहादुरी से लड़े, लेकिन बाघा जतिन इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर सिटी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महान योद्धा बाघा जतिन को हमारी ओर से शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास जान गंवाने वाले ऐसे 700 किसानों की सूची है। श्री राहुल गांधी ने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। अमेरिका ने चीन में पेइचिंग में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स के कूटनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने बताया कि चीन में मानवाधिकारों के चिंताजनक रिकॉर्ड को देखते हुए इन खेलों में कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि अमेरिकी एथलीट खेलों में भाग ले सकते हैं और उन्हें सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। 1949 से ही हर साल 7 दिसंबर को देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले जवानों को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुरक्षा बलों के अनुकरणीय योगदान की सराहना की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विशेष वर्षांत कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। हमारे फोन इन कार्यक्रम में आज कोरोना वायरस से जुड़े प्रश्नों के सवालों के जवाब देने के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल उपस्थित रहेंगे। आज रात 10:30 बजे विश्व समाचार में बांग्लादेश द क्वेस्ट फॉर लिंग्विस्टिक्स आइडेंटिटी एंड द बर्थ ऑफ अ नेशन विषय पर विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाएगा। अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम को बादल घिर सकते हैं। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आकाश आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 38,09,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है और किसानों को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3 साल के लिए 31,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद दी जा रही है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में सहकारिता आंदोलन की बुनियाद को मजबूत करने के लिए सहकारी विश्वविद्यालय खोलने की जरूरत है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि सहकारी क्षेत्र में रुचि रखने वाली कोई संस्था इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आगे आती है तो उस पर विचार किया जाएगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। ब्रिटेन के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह में नुपिलॉन यानी महिलाओं के युद्ध में किस राज्य की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी? और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए लागत की 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे राज्य के विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए विशेष दिन बताया। लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी दलों के 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक स्थगित की गई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बांग्लादेश की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर ढाका पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुणे में लोही गांव में वायुसेना केंद्र में आयोजित विमानों के हवाई करतब कार्यक्रम में शामिल हुए और वायुसेना के योद्धाओं से बातचीत की। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुरक्षा बलों के अनुकरणीय योगदान की सराहना की। अमेरिका ने चीन के मानवाधिकारों के चिंताजनक रिकॉर्ड को देखते हुए पेइचिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स के कूटनीतिक बहिष्कार की घोषणा की।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।